अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद उमर मुगल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर आगे आने वाली चीज़ों को भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनाब आप बात समझें कि कॉस्ट क्या चीज़ होती है। कॉस्ट वो एक्सपेंस, चाहे वो एक्चुअल हो या एस्टिमेटेड हो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है। वो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है और फैक्ट्री ओवरहेड भी हो सकता है। उसके ऊपर भी हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो ये तो माना हुआ कॉस्ट का कि वो एक्सपेंस जो एक्चुअल या एस्टिमेट हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगे। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है उसको जांचने का नाम क्या होता है, कॉस्टिंग होता है। थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या थी, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी जो भी कॉस्ट लग रही है किसी भी एस्पेक्ट से उसको रिकॉर्ड करना, उसकी असरटेनमेंट करना, ये सब चीजें आपके पास किस में आती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। फोर्थ टर्मिनोलॉजी क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या मतलब है कि जो भी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानने में, वो क्या कहलाती हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, आपके पास एबीसी एनालिसिस हो गया, उसके अलावा प्रोसेस हो गया, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो गया, और फर्दर मजीद आपके पास टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होती है, यानी कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। 5 क्लासिफिकेशन होती है। पहली क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, यानी कि मेन कॉस्ट जो कि आपकी प्रोडक्ट को बनाने में लगेगी। क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी, यानी कि वो फाइंड आउट हो सकती है कि नहीं, ट्रेस हो सकती है कि नहीं। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, ये आपकी थर्ड कैटेगरी या टाइप है कि उसका बिहेवियर क्या है, वो फिक्स रहेगी, एक जैसी रहेगी या चेंज होगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन बाय रेलेवेंस, यानी कि उसमें आप ये चीज देखेंगे कि किस में आपको फायदा हो रहा है और किस में आपको फायदा नहीं हो रहा है, यानी कि डिसीजन मेकिंग भी इसको आप कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन बाय कंट्रोलेबिलिटी, फिफ्थ कैटेगरी आपके पास। इसके अंदर आप देखोगे कि कौन सी कॉस्ट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और किसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो पहली टाइप है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, फंक्शन के अंदर आपकी 2 कॉस्ट होती है, एक प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, एक पीरियड कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो कि आपकी प्रोडक्ट को बनाने में लगे, जिसकी मैंने एग्जांपल लिखी है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मार्कर बनाता हूँ तो इसके लिए मुझे इसका मटेरियल चाहिए, इसको बनाने वाला मुझे लेबर भी चाहिए और उसके अलावा मुझे कुछ एक्सपेंसेस भी चाहिए। तो ये मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। उसके बाद जो दूसरी टाइप है दैट इज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट इसलिए लगाई जाती है ताकि आपका बिजनेस जो है वो रन कर सके, या आपकी प्रोडक्ट को बेचने में ये हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो उसके अंदर 2 कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, इस मार्कर में क्या मटेरियल लगा, या फर्नीचर में बना रहा हूँ, या ये मैं बोर्ड बना रहा हूँ, इसके बनाने में लकड़ी चाहिए, बोर्ड वगैरह चाहिए, और जो भी मटेरियल है वो डायरेक्टली इससे रिलेट करता है। डायरेक्ट लेबर, इसको बनाने वाली कोई लेबर होगी, कोई मशीन होगी। फैक्ट्री ओवरहेड, इसके ऊपर दूसरे अखराजात हो सकते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो डायरेक्टली रिलेट करेगी किस चीज से, आपकी प्रोडक्ट से। उसके अलावा सेकंड जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आपकी जनरल प्रोडक्शन के अंदर इनकर्ड होती है, बट उसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे जिस फैक्ट्री के अंदर आप बना रहे हो उसका रेंट, यूटिलिटीज, जनरल ऑफिस के एक्सपेंसेस,
चौकीदार है आपकी फैक्ट्री का, उसकी सैलरी वगैरह और बाकी कॉस्ट आ सकती है। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर जो आपकी थर्ड टाइप है, उसके अंदर बात करें तो दो कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि आपका प्रोडक्शन लेवल जितना भी इंक्रीज करे डिक्रीज करे कांस्टेंट रहे, ये चेंज नहीं होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, आपकी एक मशीनरी है उसके ऊपर आप स्ट्रेट लाइन का मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिक्स रहेगा, भले दूसरा मेथड आप चेंज करके लगा दें, डेप्रिसिएशन तो फिक्स रहेगा। उसके बाद आप इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, सैलरीज हैं, लेबर वगैरह की, तो वो भी क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। वेरिएबल कॉस्ट सेकंड पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के अंदर। वेरिएबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ सेल्स के हिसाब से वो चेंज होती रहती है, वेरी करती है। जैसे कि प्रोडक्ट का मटेरियल, आपने 8000 यूनिट आप बनाने हैं, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा, और जो 10,000 आपने यूनिट बनाने हैं उसके लिए अलग मटेरियल चाहिए होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 8 के लिए कम है, और अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन 10,000 यूनिट पर आप लेकर जा रहे हो तो आपकी मटेरियल की जो कॉस्ट है या जो आपका मटेरियल है वो वेरी कर जाएगा। इसी तरीके से डिलीवरी कॉस्ट, आप यहाँ कराची में हैदराबाद में कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं उसकी कम कॉस्ट है, मुल्तान कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट है, यहाँ से बाहर के मुल्क में आप डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी और ज़्यादा कॉस्ट है। तो जगह के हिसाब से ये कॉस्ट भी क्या करेगी, वेरी करेगी। वेजेस हैं जिसको आप नॉर्मल कहते हैं कि दिहाड़ी है, ठीक है ना, मजदूरी है, 2 घंटे काम किया उसकी अलग मजदूरी है, ओवर टाइम किया उसकी अलग एक मजदूरी है, ठीक है जी। तो यानी कि वो चेंज होती जाएगी काम के लिहाज से। उसके बाद क्लासिफिकेशन बाय रेलेवेंस के अंदर आपके पास 2 कॉस्ट होती हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि किसी एक चीज के बेनिफिट को छोड़कर उस चीज के बेस्ट ऑल्टरनेटिव के बेनिफिट को इस्तेमाल करना, ठीक है ना। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है वेकेशन वर्सेस ट्रेनिंग। आपकी 2 महीने की छुट्टियां बढ़ गई, अब आपके पास 2 चांसेस थे कि आप उन छुट्टियों को एंजॉय करें और दूसरा किसी अच्छी जगह जाकर ट्रेनिंग करें, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक चॉइस है कि ट्रेनिंग करने में मेरा ज्यादा फायदा है, तो आपने वेकेशंस छोड़कर ट्रेनिंग को तरजीह दी। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स और हायर डिग्री, आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने कहा या तो मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूं या फिर मैं क्या करता हूं, अपनी एजुकेशन को जारी रख के अपनी स्टडी कंप्लीट करता हूं। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, जो आपको बेस्ट बेनिफिट देगा आप उसको चूज करेंगे। संक कॉस्ट की बात करें तो संक कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो इनकर्ड हो गई है बट अब रिकवर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केटिंग स्टडी, हायरिंग बोनसेस, ट्रेनिंग वगैरह, मार्केटिंग एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन बाय कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो उसके अंदर 2 टाइप्स हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो जो फैक्ट्री का मैनेजर है या जो भी ऑफिस का मैनेजर है वो उस कॉस्ट को, उस एक्सपेंस को या प्रोडक्ट के अंदर लगने वाली किसी भी चीज को इजीली कंट्रोल कर सके। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, अब डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा लग रहा है वो कंट्रोल करके कॉस्ट से वो कम लगा सकता है। डायरेक्ट लेबर हो गया, बोनसेस हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड, इन सब को वो कंट्रोल कर सकता है। पावर ज्यादा यूज हो रही है उसको कंट्रोल कर सकता है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कि वो इनकर्ड होकर ही रहेगा। जैसे पावर की बात करें कि पावर को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हमने इतने टाइम में यूज करनी है, खुला नहीं छोड़ देना पावर को, लेकिन अगर पावर लीकेज हो रही है उसको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। क्योंकि मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, पावर लीकेज हो गया, डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, अब उसकी वैल्यू तो कम हो गई टाइम गुजरने के हिसाब से, अच्छा डैमेज हो गया, वेयर एंड टियर हो गया, तो वो मशीनरी या जो भी इक्विपमेंट है वो डेप्रिशिएट होगा, उसकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी। तो जनाब ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारी कॉस्ट किस किस तरीके की होती हैं और उनकी क्या कैटेगरीज हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं।
इसके अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड है, ये तीन चीजें, ये तीन मेन चीजें हैं जो कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहलाती हैं, जिसका अब हम जिक्र करने वाले हैं थोड़ा डिटेल से। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की। तो देखें, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसके लिए तीन चीजें लाजमी चाहिए होती है, एक मटेरियल, एक लेबर और तीसरा ओवरहेड्स। मटेरियल वो लेकर आएगी ताकि उस चीज से बना सके किसी भी प्रोडक्ट को जिसका वो कारोबार करता है। लेबर हायर करेगी उस चीज को अपनी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और बाकी ओवरहेड्स खर्चे जो हैं वो लगेंगे उसके ऊपर ताकि उसको कंप्लीट किया जा सके। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, इन तीनों चीजों को यानी कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को, इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास जो चीज आती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि जो चीज हमने बनाई है उसकी कॉस्ट। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं बाकायदा इन्हीं चीजों से फॉर्मूलाज भी आपको बताऊंगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, कन्वर्जन क्या कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होगा, पीरियड कॉस्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगा, उस सब का फॉर्मूला बताऊंगा। तो सबसे पहले हम मटेरियल की बात करते हैं जो कि आपका मेन कंपोनेंट है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब इस मटेरियल की दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, जो कि डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व होगा प्रोडक्शन के अंदर। इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा प्रोडक्शन के अंदर और ना ही इजीली आइडेंटिफाइबल होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैंने लिखे प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्ट में सबसे पहले चेयर, हम एक चेयर बना रहे हैं या फर्नीचर है, उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? वुड, लकड़ी चाहिए। लकड़ी नहीं है तो वो हम चेयर कैसे बनाएंगे? ठीक है जी। इनडायरेक्ट उसमें क्या, स्क्रूज लगेंगे, ग्लू से वो चिपकेगी, पेंट वगैरह होगा, कीलें लगेंगी, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा बुक, उसका डायरेक्ट मटेरियल क्या है? पेपर। बुक बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पेपर चाहिए, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ। अब आपने वो बुक बना ली, ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, गम या बाइंडिंग मटेरियल उसके लिए चाहिए होगा। जैसे आप बुक्स देखते हैं उसके अंदर स्टेपलर लगा होगा। उसके बाद आपकी थर्ड चीज है दैट इज फैन यानी कि पंखा। उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है? आपको कॉपर वायर चाहिए, मेटल चाहिए, ठीक है ना, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा। इनडायरेक्ट क्या होगा? उसके अंदर स्क्रूज लगेंगे, ठीक है ना, पेंट होगा उसके ऊपर, तो ये क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें शर्ट की, फोर्थ एग्जांपल है आपके पास, जो कपड़े आप पहनते हैं उसके लिए फैब्रिक या कॉटन आपको चाहिए, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। और उसके लिए इनडायरेक्ट क्या होगा? बटन्स आप लगाते हैं, थ्रेड लगाते हैं, सिलाई वगैरह उसकी करते हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो ये तो हमारा पहला एलिमेंट हो गया कॉस्ट का। दूसरा, लेबर आप हायर करते हैं ताकि वो चीज बना सकें, तो लेबर की भी दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट लेबर होता है, एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट को बनाने में या फिर प्रोडक्शन में। इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, वो हेल्प आउट करती है या देखभाल करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका भी मैंने एक चार्ट बनाया। प्रोडक्ट में वही चार चीजें मैंने रखी हैं, चेयर, बुक, फैन और शर्ट, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। देखें, चेयर अगर हम बना रहे हैं उसके लिए डायरेक्ट लेबर कौन होगा? कारपेंटर होगा, क्योंकि उसको काम आता है। और इनडायरेक्ट लेबर जो कि हेल्पर होगा साथ में, वो उस चेयर को पकड़ेगा, साथ में चीजें उठाकर देगा, ठीक है ना, तो वो इनडायरेक्ट लेबर हुआ। बुक की बात करें तो मशीन मैन होगा, ठीक है ना, उसको पता है कटिंग कैसे करनी है, किस साइज का पेपर रखने हैं। और इनडायरेक्ट क्या होगा? पेपर हैंडलर, ठीक है ना, जो पेपर उठा कर देगा, बाकी चीजें उसकी सफाई वगैरह करेगा।
फैन पंखे की बात करें तो कास्टिंग मशीन ऑपरेटर होगा, यानी कि वो किस डिजाइन का पंखा बनने वाला है, मशीन को ऑपरेट करने वाला जो बंदा होगा वो डायरेक्ट लेबर होगा। इनडायरेक्ट की बात करें तो गुड्स लिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है ना, चीजों को उठा कर देने वाला, इधर उधर करने वाला जो शख्स होगा वो इनडायरेक्ट लेबर होगा। शर्ट की बात करें तो स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि टेलर की शॉप के ऊपर जाते हैं और डायरेक्टली आपके कपड़े पर काम कर रहा है, तो वो बैठा हुआ जो बना रहा है आपके कपड़े, वो तो कौन हुआ, वो डायरेक्ट लेबर हुआ। इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल हैंडलिंग स्टाफ हो गया, ठीक है ना, जो मटेरियल को हैंडल करेगा, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा, सही है जी। इसी तरीके से आप कह लें कि जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के से को बनाते हैं वो डायरेक्ट लेबर होंगे। फैक्ट्री का चौकीदार है, वो बना तो नहीं रहा लेकिन फैक्ट्री की रखवाली कर रहा है, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा, ठीक है ना। वेयर हाउस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, पैकिंग वगैरह कर रहे हैं या पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं और वहां का जो चौकीदार है वो इनडायरेक्ट लेबर होगा, सही ना। काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग और प्रोडक्ट बना रहे हैं डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट लेबर हो गए। उनका सुपरवाइजर है, वो देख रहे हैं सिर्फ, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड किए जाते हैं प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, और बाकी उसके अंदर भी दो टाइप्स हैं, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड से क्या मुराद है कि जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना, या फैक्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब जो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो जहां ये बात की थी कि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर ये दोनों भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, बहुत सारी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, ठीक है ना, जहां पर आपकी प्रोडक्शन चल रही है उस बिल्डिंग का रेंट आप दे रहे हैं तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। रेंट नहीं देंगे तो क्लोज। फैक्ट्री की सैलरीज आपकी हो गई, आदमी काम कर रहे हैं उसको अगर आप सैलरीज नहीं देंगे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो काम बंद करना छोड़ देंगे, तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है। फैक्ट्री की मेंटेनेंस चाहिए, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री के टूल्स हैं, फैक्ट्री यूटिलिटीज, फैक्ट्री मशीन डेप्रिसिएशन, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं, फ्यूल, सुपरविजन जो करने आते हैं सुपरवाइजर, उसकी सैलरीज वगैरह, और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी इसके अंदर आ सकती हैं जो कि फैक्ट्री से रिलेट करेंगी। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करें जो कि प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, यानी कि वो किस चीज़ से फिर रिलेट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट बन गई, उस प्रोडक्ट को आगे भेजने, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, मार्केट करवाने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे। ऊपर वाली कुछ एग्जांपल मैंने ब्लू से लिखी है, नीचे वाली ग्रीन से लिखी है, तो इसकी वजह यह है कि ऊपर वाले जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि जो ब्लू से लिखे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यानी कि ऑफिस के अंदर होने वाले, जैसे ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट, वहाँ काम कर रहे होंगे तो उसका आप रेंट पे करेंगे अगर वो बिल्डिंग रेंट पर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो फैक्ट्री से अलग है, इसीलिए नॉन प्रोडक्शन कहा गया। ऑफिस के स्टाफ की सैलरीज, ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस एसेट इंश्योरेंस, ऑफिस एसेट्स का डेप्रिसिएशन, ये भी आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। यानी कि जो ऑफिस के अंदर स्टाफ होता है, सैलरीज आप जब उसको देते हैं तो सैलरीज एक्सपेंस लिखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर लेबर की बात करते हैं उनकी सैलरीज को पेरोल का वर्ड दिया जाता है, जो कि आगे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। इसी तरीके से ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये सेलिंग, मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पार्ट है, दैट इज सेल्स, स्टाफ सैलरीज, वेयर हाउस चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल डेप्रिसिएशन, यानी कि ट्रक वगैरह जिससे आप सामान वगैरह मार्केट वगैरह लेकर जाते हो उसका डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवलिंग, सेल डिस्काउंट और बेड डेट्स वगैरह, ये सब आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। तो ये आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इसी के ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट चल रही होती है, इसी के थ्रू आप काम करते हैं ज्यादातर।
तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसकी बेसिक और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझ आई होगी। आइंदा आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसका चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसके साथ इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनमें इन चीज़ों की वर्किंग कैसे की जाती है। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।